हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिकेत जैन। आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलीवुड जोन में। तो जैसा कि हमने अभी तक अपने पुराने वीडियोस में जो ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया में, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो ब्रिटिशर्स हमारे लिए लेकर आए थे, वो हमने सारे के सारे एक्ट्स एंड रेगुलेशन उनके सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स फीचर्स के साथ डिस्कस सारे कर लिए हैं। जिन्होंने भी हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें रेफ़र कीजिए और सारे जो एक्ट्स एंड रेगुलेशन है उन्हें अच्छे से समझिए। ओके। हमने अब तक 1947 का जो एक्ट था, हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, वो पढ़ लिया है। और आज के इस वीडियो में हम जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट है उसे देखने वाले हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी और कैसे फॉर्म हुई थी और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर थे। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी क्रोनोलॉजी के तहत जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनने तक का सफ़र था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर आए थे, ब्रिटिशर्स इंडिया पर आए, उन्होंने अपना ट्रेड करने के लिए आए थे, उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया धीरे धीरे करके इंडिया में, बहुत सारे एक्ट्स एंड रेगुलेशन लेके आए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ और ये सब होता गया। उसी बीच हम देखते हैं कि और हमारा फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है। हमने 1935 के एक्ट तक सारी चीज़ें अच्छे से समझी। उसके बाद कुछ छोटे मोटे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के इवेंट होते हैं जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री की झलकियाँ देंगे, जो हम हिस्ट्री के लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जो हमारे इंटरिम गवर्नमेंट तक का सफ़र पूरा हमें बताएंगे। ओके, तो चलिए हम सारे जो क्रोनोलॉजी के तहत इवेंट्स देखते हैं। ओके, तो कैसा स्ट्रगल रहा हमको ये भी इससे देखने को मिलता है। जैसे कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, ट्रेड करने के लिए आए, उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। उस रूल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो होता है कंपनी रूल, एक होता है क्राउन रूल। जो 1858 का एक्ट था उससे पहले के रूल को हम क्या कहते हैं, कंपनी रूल। उसके बाद के जो रूल था उसे हम 1947 के एक्ट तक उसे हम क्राउन रूल कहते हैं, क्योंकि उस एक्ट के बाद क्राउन अपनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश करता है इंडिया पर। ओके, उसके अलावा देखते बहुत सारे एक्ट्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेटिंग एक्ट, बिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं एट द एंड हमारा जो इंडिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ बाय मुस्लिम लीग। 1940 में मार्च में जो मुस्लिम लीग होती है वो लाहौर रेजोल्यूशन पास करती है, जिसमें वो एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड रखती है। ठीक है, जिसे फिर वो लास्ट तक कंटिन्यू करेगी। हम देखते हैं हमारा सेपरेशन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगस्त ऑफर 1940 में आता है, जो इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देने की बात करता है। ओके, ये भी हम अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स में डिटेल में कवर करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इसके बहुत ही माइन्यूट चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब नेम्स बता रहा हूँ सारे, है ना। इसे हम डिस्कस अच्छे से करेंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने सारे नेम्स देख लिए, सिर्फ इवेंट्स देख लिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं क्रिप्स मिशन जो 1942 में आता है। ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है अक्सर एग्जाम्स में यूपीएससी एमपीपीएससी और जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि आपको दे देंगे क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सीआर फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स दे देंगे और बोलेंगे आप क्रोनोलॉजी में जमाइए 1 to 4, 1 to 3 4 इस टाइप से। तो आपको इसलिए थोड़ा सा इनके जो इनके ईयर्स हैं वो भी याद रखने हैं ना। उसके बाद देखते क्विट इंडिया मूवमेंट जुलाई 1942 में स्टार्ट हो जाता है। ओके, जो इसके पहले हमने अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन देखा था। हमें पता है कि जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उनके अपने अपने रीजंस होते हैं, है ना। उसके अलावा हम देखते हैं जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कोशिश कर रही थी लड्डू देने की कि हम आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के लिए दे रहे हैं, हम आपको डोमिनेट स्टेटस दे रहे हैं, हम आपको मेंबरशिप ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को ऐड कर रहे हैं। हर प्रकार से उन्होंने कोशिश करी, बट इंडियंस को जो अपनी डिमांड्स थी वो उस पर अड़िग रहे और हमको लास्ट में इंडिपेंडेंस मिली, है ना, विद सॉवरेन स्टेटस। तो इन्हीं सब इवेंट्स की जो सीक्वेंस है उसमें हम देखते हैं सीआर फॉर्मूला का भी
एक देखने मिलता है 1944 में हमें। उसके अलावा हम देसाई लियाकत पैक्ट देखते हैं, जो इंडिया कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं, देसाई एंड लियाकत जी, जो जिनके बीच ये पैक्ट होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं वेवेल प्लान आता है ना, जो शिमला कॉन्फ्रेंस जून 1945 में जो होती है उससे निकल कर आता है, जो हमारे वायसरॉय होते हैं वेवेल, जो ये प्लान लेकर आते हैं। ओके, जब इन सब से बात नहीं बनती है तो लास्ट में कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इस कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत ही हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है, इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है और एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो अब जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, अभी तक हमने क्रोनोलॉजी समझी, जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। On February 20, 1947, the British Prime Minister Clement Attlee declared that British rule in India would end by June 30, 1948। उन्हें ये डेट डिसाइड करी थी, बट हम देखते हैं हमें 15 अगस्त 1947 बहुत पहले ही आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हैं कि उन्हें इमीडिएट हमें आज़ादी देनी होती है। ओके, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग एजिटेशन करती है, बोलती है हमें सेपरेट कंट्री चाहिए मुस्लिम्स के लिए। तो ये जो मुद्दा होता है उसे सॉल्व करने के लिए माउंटबेटन प्लान लेके आते हैं 3 जून 1947 को, जिसके तहत जिसके तहत हम देखते हैं इस जो माउंटबेटन प्लान है उसे एक्ट करने के लिए 1947 का एक्ट आता है, और इसके तहत इंडिया और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन एस्टेब्लिश हो जाते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो इलेक्शन होते हैं उससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है ना, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमारी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो हम देखते हैं जो हमारे मेंबर्स होते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, वो मेंबर होते हैं वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी कुछ नहीं, वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही एक्सटेंशन था, बट जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही थी। उसके हेड कौन थे? वाइसरॉय थे। माउंटबेटन जो हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। द वाइसरॉय कंटिन्यूड टू बी द हेड ऑफ द काउंसिल। ओके, बट जवाहरलाल नेहरू वर डेजिग्नेटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना, प्रेसिडेंट नहीं थे। हमको ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट तो जवाहरलाल नेहरू, तो ये गलत हो, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट कौन थे? जो हमारे माउंटबेटन जी जो थे वाइसरॉय थे उस टाइम में, वही थे। ओके, तो जैसा कि हमने देखा जवाहरलाल नेहरू हमारे कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ एंड रिलेशंस, ये पोर्टफोलियो भी उन्हें दिए गए थे। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे जो इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म हुई उससे हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। ताकि इंटरिम गवर्नमेंट क्यों बनती है? ताकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो उसे एनेक्ट करेगी, तो हम देखेंगे कि हमारी जो मेन गवर्नमेंट है वो बनेगी। तो तब तक के लिए इंटरिम गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमारी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है ना, जिसका हेड कौन रहता है? वाइसरॉय। और उसमें इंटरिम गवर्नमेंट में आईएनसी और मुस्लिम लीग के भी मेंबर्स होते हैं। बाद में क्या होता है, मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स होते हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उससे बॉयकॉट कर देते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान के तहत इंडिया पाकिस्तान 2 डोमिनियन बढ़ जाते हैं और आगे के डेवलपमेंट हमें समझ में आते हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट के हम इंपॉर्टेंट मेंबर्स देखेंगे और उन्हें क्या पोर्टफोलियो देते हैं वो भी देखेंगे, कोई कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू थे, वाइस प्रेसिडेंट हमने देख लिया है। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन भी वही देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या पोर्टफोलियो थे? डिपार्टमेंट थे होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। तो राजेंद्र प्रसाद जी को याद करने की ट्रिक क्या थी? प्रसाद किससे बनता है? फूड से बनता है, तो राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री।
हो जो हमने ऊपर देखे, है ना। जॉन मथाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। जगजीवन राम, लेबर। सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस, है ना। डिफेंस करने के लिए हमें बल की ज़रूरत होती है, तो बलदेव सिंह डिफेंस। ओके। सी एच भाभा, वर्क्स, माइंस एंड पावर्स। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ पर्सन्स थे। उसके अलावा भी हम देखते हैं, लियाकत अली, फाइनेंस देखते थे। अब्दुल रब निश्तार, पोस्ट्स एंड एयर। आसफ अली, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। सी राजगोपालाचारी, एजुकेशन एंड आर्ट्स। आई चुंद्रीगर, कॉमर्स डिपार्टमेंट। गजनफर अली खान, हेल्थ डिपार्टमेंट। जोगिंदर नाथ मंडल, लॉ। तो ये हमारे इंटरम गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनके कुछ ये पोर्टफोलियो थे। हमको याद क्या क्या रखना है, इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको मेन याद रखना, लियाकत अली खान याद रख सकते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा हम क्या याद रख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, है ना। उसके अलावा हम बलदेव सिंह जी याद रख सकते हैं, जो कि हमें इजीली याद हो रहा है, बलदेव सिंह डिफेंस, है ना। बस इतने नेम्स याद रखिए इंटरम गवर्नमेंट के, और उनके पोर्टफोलियो याद रखिए, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। ओके। तो हमने इंटरम गवर्नमेंट के सारे मेंबर्स देखे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी फ्री इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट है उसे डिस्कस करेंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा कि एज ऑलवेज मैं कहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, ताकि हम एजुकेशन की जो रीच है वो हर किसी तक पहुँचा सकें। ओके, थैंक यू सो मच।